जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल रिजल्ट 2025। यानी कि जो भी कैंडिडेट ने आरआरबी पैरामेडिकल का एग्जाम दिया है वो बच्चे अभी वेट कर रहे हैं कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, फाइनल रिजल्ट इसका है वो कब तक आने वाला है, जो आपका नॉर्मलाइजेशन है उसके अंदर कितने मार्क्स तक का हमें फायदा देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में बच्चे बोल रहे हैं कि इसकी एक सटीक कट ऑफ है, बताओ। तो इस वीडियो में हम पोस्ट वाइज एक कट ऑफ है देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब बात कर लेते हैं कि आरआरबी पैरामेडिकल का रिजल्ट है वो कब तक है जारी होने वाला है। तो जो मई के अंदर काफी जगह आपने वीडियो देखा होंगे जिसके अंदर बोला गया था 20 मई को आएगा, 25 मई को आएगा, 28 मई को आएगा, 30 मई को आएगा, फिर बोल दिया 4 जून तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन आज आपकी 8 जून हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया था कि रिजल्ट है वो आपका कुछ भी किसी को नहीं पता, लेकिन एक अनुमानित डेट मान के चलें तो आपका रिजल्ट है वो जून मिड तक जारी होगा। यानी कि 10 जून से 20 जून के बीच में, 10 जून से 20 जून के बीच में जो आपका रिजल्ट है वो लगभग लगभग पूरे चांस है कि आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। यानी कि 10 से 20 जून के बीच में आपका रिजल्ट है वो कभी भी जारी हो सकता है। बात करो फाइनल रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा, तो फाइनल रिजल्ट है वो आपका जुलाई मिड तक आपका फाइनल रिजल्ट है वो जारी होने वाला है। ठीक है। अब टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे हर एक टोटल पोस्ट के लिए, तो आपके जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे वो 6,90,000 कैंडिडेटों ने फॉर्म में अप्लाई किया था। जिसके अंदर एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम है वो 5,15,000 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था। 5,15,000 बच्चों ने क्या दिया था, एग्जाम दिया था। लेकिन फॉर्म अप्लाई हुए थे 6,90,000 कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन जो एग्जाम है वो काफी कम बच्चे ही दे पाते हैं, तो 5,15,000 बच्चों ने एग्जाम में दिया था। अब बात करूं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स तक का आपको फायदा देखने को मिलने वाला है, तो बात करूं आपकी जो एग्जाम हुई थी वो 28 अप्रैल को हुई थी, 29 और 30 तीन दिन आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ गया था। प्रत्येक दिन आपकी 3 शिफ्टें रही थी। तो बात करूं 28 अप्रैल की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो आपकी कैसी शिफ्ट थी, तो वो आपकी हार्ड शिफ्ट थी। काफी बच्चों से डिस्कस करा मैंने, उसके बाद में जो आपको ये बता रहा हूँ। यानी कि काफी बच्चे बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट शिफ्ट है वो क्या थी, आपकी हार्ड थी। सेकंड शिफ्ट भी आपकी मीडियम शिफ्ट थी और थर्ड शिफ्ट क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। ये आपकी 28 अप्रैल की हो गई। 28 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी और थर्ड शिफ्ट, और सेकंड शिफ्ट थी वो क्या थी, आपकी मीडियम ही शिफ्ट थी। बात करूंगा 29 अप्रैल की, तो 29 अप्रैल की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो क्या थी, आपकी मीडियम शिफ्ट थी। लेकिन सेकंड और थर्ड आपकी शिफ्ट क्या थी, काफी बच्चों ने बोला कि शिफ्ट हार्ड थी। ठीक है। उसके बाद में 30 अप्रैल की बात करूं तो 30 अप्रैल की जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वो तो क्या थी, मीडियम थी। लेकिन थर्ड शिफ्ट के अंदर काफी बच्चे बोल रहे हैं कि ये शिफ्ट आपकी हार्ड थी। ठीक है। ये हो गया अपना। अब मैं बात करूं कि यदि जिस भी कैंडिडेट की हार्ड शिफ्ट थी उसके अंदर उस कैंडिडेट को कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में, तो उस कैंडिडेट को 8 से 10 मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है, जिस भी कैंडिडेट की हार्ड शिफ्ट थी। बात करूं मीडियम शिफ्ट की, तो जिस भी कैंडिडेट की मीडियम शिफ्ट थी उसको 4 से 7 मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। ये आपका नॉर्मलाइजेशन का चक्रव्यूह खत्म हो गया। यानी कि काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर देख लेना आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपकी क्या मीडियम शिफ्ट थी या हार्ड शिफ्ट थी, उसके अंदर भी मैंने नॉर्मलाइजेशन आपको बता दिया। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अपनी पोस्ट वाइज कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। एक सटीक कट ऑफ बताने वाला हूं। यदि आपके इतने इसके आसपास मार्क्स हैं तो आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, आपका पूरे पूरे चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इतने मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाले। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, जिसके अंदर टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी कितनी है, 713 इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है। अब टोटल वैकेंसी 713 है, तो यहाँ पर जो टोटल फॉर्म है वो कितने अप्लाई हुए थे, वो आपके लगभग 3,37,000 कैंडिडेटों ने फॉर्म में अप्लाई किया था, जिसमें से एग्जाम है वो लगभग 2,25,000 कैंडिडेटों ने एग्जाम में
दिया था। जो आरटीआई का रिप्लाई आया था उसके अंदर बताया गया था कि टोटल वैकेंसी है वो 713, लेकिन यहाँ पर फॉर्म है वो 3,37,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। और जो आपके एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया था वो 2,25,000 कैंडिडेटों ने एग्जाम में दिया था। अब एग्जाम देने वाले कैंडिडेट ये तो नहीं है कि पूरे जो आपको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए सीरियस होंगे, इसके कुछ परसेंट ही बच्चे क्या हैं इसके लिए सीरियस रहने वाले। उनके यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाले। तो सबसे पहले मैं यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 55 मार्क्स से लेकर 60 मार्क्स के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके पूरे पूरे चांस बनते हैं कि उसका सिलेक्शन ही हो जाएगा। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर 53 से 56 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 से 53 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर 46 से 49 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर 42 से 45 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहोगे। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं अगली पोस्ट अपनी फार्मिस्ट की। फार्मिस्ट के अंदर टोटल वैकेंसी है 246। अब यहाँ पर आप प्लस माइनस एक करके चले ना, यदि आपके माइनस एक इसमें से एक माइनस भी है तो भी आप कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। तो सबसे पहले फार्मिस्ट के अंदर यूआर कैटेगरी की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 53 से 56 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर 50 से 52 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहोगे। ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 47 से 49 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। आपके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर 42 से 45 के बीच में। ठीक है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 37 से 40 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की होगी आपकी और फार्मिस्ट की होगी। अब जो अपनी अदर पोस्ट बच गई, अदर पोस्ट बच गई उसके अंदर आपकी वैकेंसी भी क्या है काफी कम है तो आपकी जो कट ऑफ है वो आपको हाई देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात कर लेता हूँ तो यूआर कैंडिडेट के अंदर 62 से 68 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। आपके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। उसके बाद में ईडब्ल्यू ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 57 से 61 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहोगे। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर लगभग जिस भी कैंडिडेट के 53 से 56 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा। एससी कैटेगरी की बात करो तो एससी के अंदर भी आपके लगभग 50 से 52 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करो तो एसटी के अंदर लगभग 46 से 49 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ रहोगे। तो मैंने पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बता दिया है। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं और आपने कौन सी पोस्ट से फॉर्म में अप्लाई किया था, उसका मैं रिप्लाई आपको बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।